तो अब क्या किया है, अब इस रिलेशन में जो रिलेशन आपने लिख रखा है उस रिलेशन में आपने बाकी दो चीज़ों को, एरिया को 1 कर दिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ को कितना कर दिया 1 मीटर, दोनों चीज़ें 1 कर दी, यूनिट कर दी। तब रेजिस्टेंस किसके, रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस के, है ना। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है आपको। एक तो डेफिनेशन ये बन गई, लेकिन जब एग्जाम में लिखते हैं 2 मार्क्स में आती है, प्रॉपर करके फॉर्मूले के साथ लिखना है, तब आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज दैट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जो क्या है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किन कंडीशन में है। इट इज़ दैट रेजिस्टेंस विच एक्ट्स ऑन यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो किसी भी सब्सटेंस की यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया पर एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना बड़ा सब्सटेंस है, इसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो पूरा सब्सटेंस जो है, उस पूरे सब्सटेंस में जितना भी रेजिस्टेंस है, होल सब्सटेंस में जितना भी पूरा सब्सटेंस करंट का अपोज कर रहा है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओके। लेकिन इसी सब्सटेंस की यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ लें, ठीक है, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लिया। यूनिट का मतलब बहुत छोटा हुआ, जैसे मान लीजिए उसकी लेंथ जो है वो 7 मीटर थी और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 49 मीटर स्क्वायर था। तो आपने जो है उसकी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया लिया, तो इतना छोटा सा इसका पार्ट मिला। तो इसके छोटे से पार्ट में जो रेजिस्टेंस होता है, एक बड़े से वायर में के का एक छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लिया, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या लाएगी, रेजिस्टिविटी। और पूरे में जितना रेजिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यानी कि रेजिस्टिविटी जो है स्मॉल स्केल पे वर्क करती है और रेजिस्टेंस जो है वो पूरे सब्सटेंस में होता है। ये डिफरेंस है, ओके। है दोनों ही अपोजिशन ऑफ करंट, ओके। फिर आती है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट कैसे बनती है, इसी फार्मूले से ही यूनिट्स बनती हैं। तो फार्मूले में न्यूमरेटर में लिखा आर ए। तो आर मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, क्या बचा ओम मीटर। तो एसआई यूनिट इज ओम मीटर। आप वर्ड्स मत लिखिएगा, सिंबल ही बनाइएगा। मेरे पास ये सिंबल अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वर्ड्स में लिखा, आप ऐसे लिखेंगे ओम मीटर, ओके। तो ये जो है आपका टॉपिक था रेजिस्टिविटी। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रेजिस्टिविटी चेंज होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, ओके। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर की बात होती है तो आपको फैक्टर किसको अफेक्ट करेंगे, तो आपको लिखना है रेजिस्टिविटी को, ओके। और लेंथ और एरिया किसको करेंगे, तो रेजिस्टेंस को, ओके। क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में ये आता है कि रेजिस्टिविटी पर लेंथ और एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑलरेडी यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया 1 पे वर्क कर रही है, तो उसमें कोई चेंजेस होते ही नहीं है, ओके। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट है टेम्परेचर। हाँ, तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना, वो 3 टाइप के मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। 3 टाइप के मटेरियल्स कौन से हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरे जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ एलॉयज़, क्योंकि सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में एलॉयज़ हैं, ओके। तो सब पे अलग अलग इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। जैसे अगर मेटल्स की बात करें, कंडक्टर्स की, तो जब मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ओके। तो कैसे इंक्रीज होती है, अब सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से, बहुत ध्यान से आपको सुनना है टॉपिक, क्योंकि अगर आपका माइंड डिस्टर्ब होता है देन इट इज़ वेरी टफ टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये एक मटेरियल है और इसके ये पार्टिकल्स हैं। आपको पता है नॉर्मली पार्टिकल्स जो है वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, बॉन्ड से बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी तो मोशन करेंगे, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, है ना। तो मेटल्स, कंडक्टर्स जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर एक तरह का फोर्स लगाएगा सारे बॉन्ड्स पे, है ना। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होना स्टार्ट होंगे। जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो करंट ईजिली फ्लो होगी। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट इंक्रीज़ होनी चाहिए ना,
क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वो करंट को एडअप करेंगे। तो नॉर्मली क्या माइंड में आता है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। लेकिन मेटल्स में इसका अपोजिट फिनोमिना है। देखिए लिखा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है उसका ऑपोजिशन बढ़ रहा है। ऐसा कैसे होता है? तो मेटल्स में यही डिफरेंस है कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी फ्री होते हैं, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स में यही तो डिफरेंस होता है। नॉन मेटल्स में तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तभी उसको जब एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, चलेंगे कैसे? तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, घूम भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, रैंडम मोशन होता है उनका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 12th में भी आप पढ़ेंगे कि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पहले से मोशन में होते हैं, लेकिन सबके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। सबकी अलग अलग डायरेक्शन है, सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होती है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो। इसलिए बिना बैटरी से कनेक्ट करे, जब तक आपने बैटरी से नहीं कनेक्ट किया तब तक सब अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और उसमें करंट ही नहीं होती है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर मेटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री हैं, चल भी रहे हैं, आपने कहा कि ऑल आर इन मोशन ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन के चलने को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें बिना बैटरी से कनेक्ट करे चल रहे हैं, आपने किसी सर्किट से ही नहीं लगाया, जैसे सपोज दैट आपके पास आयरन है, आयरन क्या है? मेटल, उसके इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है चल रहे होंगे। अब आपने क्या करा? आयरन का पीस अपने हाथ में लिया, तो करंट तो नहीं लगता है ना आपको। क्यों नहीं लगता है? जबकि इलेक्ट्रॉन भी हो, चल भी रहे हैं। तो उसका आंसर क्या होगा कि सब चल तो रहे हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो सबकी नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो नेट वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो रही है तो सब मिलके इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे? क्योंकि सब अगर एक डायरेक्शन में चल रहे होते तब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना मानी जाती है। ठीक है, अब जब इसमें यहाँ पर इस तरह से जो मेटल्स का डायग्राम, मैंने बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बता दिए हैं और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है इनकी। तो ऐसे करके ये जो है आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर आपने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से जब कनेक्ट किया तो ये सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, रैंडम मोशन था। अब जब बैटरी से कनेक्ट किया, इन सभी को एक डायरेक्शन मिल गई। कैसे मिल गई? क्योंकि बैटरी वाला जो फोर्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो क्या करता है? सबको एक डायरेक्शन में पुशअप करता है। सारे एक डायरेक्शन में चलने लगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगी। अब अगर इसी प्रोसेस में आपने क्या करा? टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से फ्री हो गए, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। अब पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधे सीधे एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो गए थे, अब और बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और बीच में और सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो सबको एक डायरेक्शन में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, जैसे सपोज दैट एक रोड था, उस पर जो है ट्रैफिक सिग्नल्स है, उसके अकॉर्डिंग व्हीकल्स प्रॉपरली एक लाइन में चल रहे हैं, लेकिन अचानक से उस पर बहुत सारे व्हीकल्स बढ़ा दिए जाए तो क्या होगा कि सारे जो व्हीकल्स पहले एक लाइन में चल रहे थे, अब नए व्हीकल्स आने से उनका मोशन डिस्टर्ब हो गया। ये भी हो सकता है कि उनमें जो कॉलिजन्स हैं एक दूसरे व्हीकल के साथ वो बढ़ जाएं, है ना। तो क्या होता है कि पहले पार्टिकल्स को चलने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही थी, अब एकदम से बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो इनमें कॉलिजन बढ़ जाता है। जब कॉलिजन बढ़ता है तो क्या होगा? मोशन को डिस्टर्बेंस होगा मोशन के लिए। तो मोशन के लिए जब डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होता है? वही है, अगर अपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चलने का अपोज हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एकदम से नए बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, पुराने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे उनके मोशन का अपोज करते हैं। इसीलिए मेटल्स में ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप कि दिस पॉइंट इज़ क्लियर। क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, टेक केयर ऑफ वन थिंग, जिनमें लिखा हुआ है उसमें याद रखना आसान है कि आप अभी भूल गए, दोबारा पढ़ लेंगे फिर याद आ जाएगा। बट दोज टॉपिक्स इन विच द रिटन मटेरियल इज़ नॉट देयर, एनीथिंग विच इज़ एक्सप्लेन्ड इट शुड बी इन योर माइंड। रिवाइज करते रहिए ऐसा क्यों है। ओके, नॉन मेटल्स या कंडक्टर्स में वही फिनोमिना होता है जो मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल्स में तो ये बाउंड है और जैसे ही टेम्परेचर इनको मिला ये फ्री हो गए, चलने लगे, तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होगी क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। एलॉयज़ में भी ऐसा ही होता है। एलॉयज़ जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है इनमें तो रेजिस्टिविटी इनमें भी घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है,
दूसरा आता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये पता है आपको, रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो लेस होगा, ये कहलाता है नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, तो यहाँ तक हमने आज स्टडी किया है। डिफरेंस जो है वो नेक्स्ट टर्म से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।